साथियों नमस्कार। ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस पर जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता की क्या विशेषताएं रही है, एक विस्तृत चर्चा हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का जहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है उस पर हम आज चर्चा करेंगे और वैदिक आर्यों के जो विविध पक्ष हैं, जो उनके जीवन के सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन और किस प्रकार ये सभ्यता भारत में स्थापित हुई, किस समय ये सभ्यता स्थापित हुई और आर्यों ने के धार्मिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का आधार क्या था, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत की जो वैदिक संस्कृति से पूर्व एक संस्कृति अन्य जो भारत में विद्यमान रही थी, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी हम उसको कहते हैं, जिसके पुख्ता प्रमाण हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और इन पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण करने के उपरांत भारतीय इतिहासकारों की इन सभ्यताओं के विषय में एक मत्ता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हमें दिखाई देती है। सिंधु नदी के मुहाने पर जिस प्राचीन संस्कृति ने जन्म लिया या जिसका विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ में हुआ, उस सभ्यता के जो संपूर्ण केंद्र थे, क्षेत्र थे, वो क्षेत्र पूरे भारत में हमें और भारत से बाहर भी हमें ये क्षेत्र मिलते हैं, जहाँ से जो पुरातात्विक सामग्रियाँ हमें प्राप्त हुई है उनके आधार पर वैदिक सभ्यता से पूर्व जिस नगरीय सभ्यता जो भारत में अस्तित्व में रही थी, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों के समकालीन थी, उस सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण हमें सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन, उनके राजनीतिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन और विविध पक्षों पर हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति के पूर्व जो भारत में संस्कृति थी वो नगरीय संस्कृति थी, और उसके बाद के काल में जिस ग्रामीण संस्कृति की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने आर्यों द्वारा जो संस्कृति स्थापित हुई, ये संस्कृति वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के रूप में मानी जाती है। सिंधु संस्कृति का अगर हम काल या उसके समय की बात करें तो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक या 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का काल निर्धारण विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत देकर किया गया है। पुरातात्विक प्रमाण के अन्वेषण या उन पर चर्चा करके या उनका परीक्षण करके ये जो विभिन्न इतिहासकारों ने उक्त संस्कृति के विषय में अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं, और जो विज्ञान की तकनीक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर जो इसकी तिथि निकल के आती है वो 2350 से लेके 1750 जो रेडियो C14 कार्बन विधि से जिस संस्कृति के बारे में हमने बात की उसकी तिथि ये है। और जो 250 वर्षों का शासन है, 250 वर्ष जो 1750 से लेके, यानी वैदिक संस्कृति जब अपने अस्तित्व में आई तब का जो काल 250 वर्षों का रहा, इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के विशेष संदर्भ में नहीं मिलती है। तो इस काल को भारतीय इतिहासकारों द्वारा एक अंधकार काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का अगर कोई अंधकार वाला काल अगर रहा तो वो रहा है ये जो 250 वर्ष का जो समय था, ये अंधकार काल। उसके बाद में हमें 1500 ईसा पूर्व में गंगा नदी के मुहाने पर जिस संस्कृति को आर्यों ने स्थापित किया, तो वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु संस्कृति के पतन के बाद में जो संस्कृति अस्तित्व में आई उसका नाम वैदिक संस्कृति है, जिसकी स्थापना आर्यों द्वारा उत्तरी भारत में गंगा नदी के मुहाने पर की गई। आर्य शब्द जहाँ से हम इस संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं,
आर्य का मतलब अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो थे वो गौर वर्ण के थे, उनका कद लंबा था और गौर वर्ण के थे वो। और आर्य जाति एक सुसंस्कृत जाति मानी जाती है। आर्यों का शरीर कद लंबा और हष्टपुष्ट था। आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि कार्य, अर्थात खेती करना और पशुपालन करना उनका मुख्य उद्यम था या मुख्य व्यवसाय हम कह सकते हैं। और भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति थी वो आर्यों में थी। इस प्रकार 1500 ईसा पूर्व में जो आर्यों ने जिस संस्कृति को स्थापित किया उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब हम जिस आगे बढ़ रहे हैं और आर्यों द्वारा जो ये स्थापित जो संस्कृति स्थापित की गई, इनके मूल निवास के संबंध में, यानी आर्य कहाँ के निवासी थे, किस प्रकार इन्होंने इस संस्कृति को स्थापित किया, इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत और तर्क दिए हैं, जिनके आधार पर इस संस्कृति के निर्माताओं के विषय में विभिन्न प्रकार के मत और सिद्धांत प्रचलित हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय सिद्धांत की। सर विलियम जोन्स जो एक पाश्चात्य इतिहासकार हैं, इन्होंने यूरोपीय सिद्धांत के आधार पर यह बतलाया है कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। डॉक्टर पी गाइल्स ने यूरोप स्थित जो हंगरी का मैदान है, उस मैदान को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। एक पाश्चात्य इतिहासकार पनके ने जर्मनी को माना है। मच ने पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट को तथा पोकार्नो एवं नेहरिंग ने दक्षिण रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाया है। यानी इन पाश्चात्य इतिहासकारों की मान्यता है कि आर्य भारत के नहीं, आर्य यूरोप के रहने वाले थे और यूरोप के विभिन्न स्थलों को आर्यों का प्रदेश इनके द्वारा बतलाया गया है। हम अन्य सिद्धांत जो आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में है, जैसे मध्य एशिया के सिद्धांत का भी प्रचलन भारतीय इतिहास में हम उसका जिक्र करते हैं। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, जो भाषा विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया को आर्यों का मूल स्थान माना है। इनका मानना यह है। अन्य सिद्धांत जैसे आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत है, तो आर्कटिक प्रदेश के सिद्धांत में ऋग्वेद तथा ईरानी आर्यों के जो अवस्था जो उनका ग्रंथ है, उसके गहन अध्ययन के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाया है। इस प्रकार ये जो सिद्धांत आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर हैं, भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क देकर अपने अपने मत प्रतिपादित कर और इनको विदेशों का होना बतलाया है। अगर हम इनके मूल निवास स्थान के संबंध में भारतीय सिद्धांत की बात करें, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे भारतीय इतिहासकार अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद द्वारा भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। डॉक्टर गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश को एवं HLD कल्ला ने कश्मीर व हिमाचल प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाया है। तो इस प्रकार भारतीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इन्होंने इन क्षेत्रों में आर्यों को मूल निवासी बतलाते हुए ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। एक अन्य सिद्धांत जिसको तिब्बतीय सिद्धांत भी कहते हैं, वेद एवं आर्य ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाया है। तो इस प्रकार यूरोपीय सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत, आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत, तिब्बतीय सिद्धांत और इन सिद्धांतों के ऊपर जो सबकी मान्यता है कि आर्य आखिरकार कहाँ के निवासी थे, तो सर्वाधिक जो मान्यता वाला सिद्धांत है उसमें मैक्स मूलर के जो मध्य एशिया का जो सिद्धांत है उसको सर्वाधिक विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार ये विभिन्न सिद्धांत आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर चलन में हमें देखने को मिलते हैं। आर्यों की सभ्यता एवं जो उनकी संस्कृति थी, उनका अध्ययन हम वेदों के आधार पर किया करते हैं और
वेदों के आधार पर ही आर्यों द्वारा स्थापित इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वेदों की रचना जिस काल में हुई उस काल को वैदिक काल कहा गया, और वैदिक काल के बाद में एक अन्य काल जिसको भारतीय इतिहासकारों ने ग्रंथों के आधार पर दूसरे काल में विभाजित किया है, यानी प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो था उसको वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो संपूर्ण वैदिक काल का माना जाता है। ऋग्वेद काल की अगर हम बात करें तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग्वेदिक काल कहा गया, और जिस काल में अन्य वेदों व वैदिक ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक इनकी जो रचना हुई इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, वैदिक काल को दो कालों में विभाजित किया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये दोनों काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की सीमा में निर्धारित किए गए हैं। ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की रचना दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह प्रक्रिया 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 1000 ईसा पूर्व तक चली, और इसी समय ऋग्वेदिक सभ्यता का समय भी इतिहासकारों द्वारा निर्धारित किया गया है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, वो आप सभी जानते हैं कि 10 मंडल में पूरे ऋग्वेद को विभाजित किया है। 1028 उसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद में नदी, पर्वतों और कई देवताओं के बारे में जिक्र किया गया है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की सभ्यता के बारे में जो विस्तार उनका विस्तार कहाँ तक था उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेदिक सभ्यता का जो केंद्र स्थल सप्त सिंधु प्रदेश रहा है। चूंकि ऋग्वेद में नदियों, पर्वतों के जो नाम आए हैं उस आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आर्यों का विस्तार इन नदियों और इन पर्वतों तक इनका विस्तार था। ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो पशुपालक समाज था। उसमें उनका जीवन एक अर्ध घुमंतु जीवन की झांकी, उनका जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आर्यों द्वारा जिस ग्रंथ को रचा गया उसकी भाषा संस्कृत है, और संस्कृत भाषा के शब्द कोश पर आर्यों के ज्ञान की जो महत्ता थी वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती दिखाई गई है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, यानी श्रुति परंपरा पर आधारित आर्यों द्वारा जो वेदों की रचना की गई उनको अपौरुषीय, यानी यह किसी पुरुष की कृति नहीं है, यह ईश्वर द्वारा लिखा गया है, ऐसी मान्यता वेदों के संदर्भ में हमें मिलती है। ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था वो समाज कबायली था, अर्थात कबीले। जन्म में उनकी ये व्यवस्था बटी हुई थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था बटी हुई थी। भारतीय समाज की प्रमुख व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था इस युग में उस वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ। आर्य गौर वर्ण के थे और अनार्य जो थे वो श्याम वर्ण के अर्थात काले वर्ण के थे। आर्य और अनार्यों के बीच में जिस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है उस युद्ध से इस वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वर्ण व्यवस्था, अगर वर्ण व्यवस्था का हम प्रारंभिक उद्गम देखते हैं तो वो हमें मात्र वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलता है। आर्यों के जो समाज की अन्य विशेषताएं थी, जैसे परिवार, हम परिवार पर बात करें तो आर्यों के परिवार जो समाज की एक प्रारंभिक इकाई थी, उस परिवार में पितृसत्तात्मक पक्ष अर्थात पिता को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त थे। पिता का पद परिवार में महत्वपूर्ण पद था। ऐसा नहीं है कि माता को कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। माता जो थी उसको शिक्षा का
परिवार के जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उन धार्मिक कार्यक्रमों में भी उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और कोई भी धार्मिक कार्य जो पिता द्वारा किया जाता था, जो घर के मुखिया द्वारा किया जाता था, उसमें माता की सहभागिता और अनिवार्यता उतनी ही थी जितनी पिता की थी, अर्थात माता को भी संपूर्ण अधिकार उस समय प्राप्त थे। इस प्रकार ये जो सभ्यता रही, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही, जिसके दो काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस पर हम विस्तृत रूप से अब चर्चा कर रहे हैं। अगर ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर जो हमने अभी बात की है, वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप था वो जटिल नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण समाज में प्रचलित थे और इन चारों वर्णों के आधार पर ही ऋग्वेदिक समाज का निर्माण होता हमें दिखाई देता है। ये चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत, इसके पीछे जो आर्यों की मान्यता थी, देवीय सिद्धांत के आधार पर ही ये वर्ण समाज में बनाए गए थे, ऐसी आर्यों की मान्यता थी। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति, यानी पहला वर्ण समाज का ब्राह्मण वर्ण था, जिसका कार्य था शिक्षा देना, शिक्षा लेना, धार्मिक संस्कारों को संपन्न करना, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करना, ये ब्राह्मण वर्ग का एक कार्य था। दूसरा वर्ण जो समाज का क्षत्रिय वर्ण, जिसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के हाथों से मानी गई है, अर्थात जिस प्रकार हाथ शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ण का दायित्व समाज की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, ये दायित्व क्षत्रिय वर्ण को दिया गया था। तीसरा जो वर्ण था वैश्य वर्ण, जिसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के जांघों से मानी गई है, अर्थात जिस प्रकार जो जांघें जो शरीर का भार ढोती है या भार सहन करती है, उसी प्रकार ये जो वर्ण था उसका मेन उद्देश्य या कर्म जो था वो समाज की व्यवस्थाओं को संचालित करना था, जैसे कृषि करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना और छोटे मोटे कई जो लघु उद्योग धंधे थे, उन उद्योग धंधों को ये वर्ण किया करता था। यानी समाज को की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में इस वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान था। चौथा जो वर्ण था शूद्र वर्ण, ये शूद्र वर्ण की उत्पत्ति जो विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है, अर्थात पूरे समाज की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का दायित्व इस वर्ण पर था। वर्ण बदले जा सकते थे। ये वर्ण प्रारंभिक रूप में कर्म आधारित थे, अर्थात कर्म के आधार पर वर्णों को बदला जा सकता था। इसी व्यवस्था में हम कालांतर में आगे चलकर देखते हैं कि समाज में यह व्यवस्था, खासकर उत्तर वैदिक काल के आते आते ये व्यवस्था समाज में एक जड़ रूप में स्थापित हो गई और यहीं से हमारे भारतीय समाज की जिस जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें, कास्ट सिस्टम की बात करें, तो ये भारतीय समाज की जाति व्यवस्था यहीं से परिलक्षित होती हमें दिखाई देती है। आज वर्तमान में जो जाति व्यवस्था ने हमें घेर रखा है, हमारे विकास को अवरुद्ध किया हुआ है, इस व्यवस्था की जड़ें कहीं ना कहीं अतीत की इन संस्कृतियों में इनकी जड़ें हमें देखने को मिलती है और ये व्यवस्थाएं समाज में जटिल होती गई। और जब कालांतर में आगे चलकर इन व्यवस्थाओं के विपक्ष में या विरोध में जब समाज के जागृत वर्ग ने ये अनुभव किया कि इस प्रकार तो मानव का या मानव सभ्यताओं का विकास रुक जाएगा, तो सबसे पहले उनके द्वारा ये विरोध प्रारंभ किया गया। और ये विरोध हम भारतीय इतिहास के कई कालों में देखते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। ऐसे विरोध समय समय पर उस समाज के उस जागृत वर्ग द्वारा किए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में ये जो स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर था, ये समाज में इस प्रकार उस समय स्थापित था। अब हम वैदिक काल की जो विभिन्न अवस्थाएं थी और विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए या क्या क्या व्यवस्थाएं समाज में थी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, यानी वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति
कैसी थी, राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, किस प्रकार आर्यों की पॉलिटिकल व्यवस्था थी, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजा अर्थात किंग। ऋग्वेदिक आर्यों के समाज में जो राजा का पद था वो पद काफी महत्वपूर्ण पद था। राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत था, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र या उसके परिवार से कोई भी संबंधी राजा होने का अधिकार रखता था। राजा द्वारा विभिन्न उपाधियों का भी प्रयोग किया जाता था तथा राजसूय, अश्वमेध व वाजपेयी नामक जो यज्ञ थे वो यज्ञों का संचालन राजा किया करता था। इस प्रकार ये जो राजा का दायित्व, राजा का जो दायित्व था प्रजा के प्रति, वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, एक पुत्र की भांति और पिता जो के रूप में राजा शासन करता था। यानी पिता और पुत्र का संबंध जिस प्रकार से होता है, पुत्र के जितने भी दायित्व है उन दायित्वों की पूर्ति पिता द्वारा की जाती है। इसी प्रकार जो राजा का पद था, राजा अपनी प्रजा को पुत्र रूप में मानते हुए एक पिता रूप में शासन करता था। यानी आंतरिक व्यवस्थाएं और बाह्य व्यवस्थाएं तो करता ही था, साथ ही प्रजा की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को राजा किया करता था। राजा के चयन में प्रजा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और प्रजा को यह अधिकार था कि अगर धर्म से विमुख होकर राजा शासन करे तो प्रजा राजा को अपने पद से हटा सकती थी। ये व्यवस्थाएं हमें ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलती है। सभा एवं समिति, ये दो संस्थाएं जो काफी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उनके राजनीतिक जीवन में, जो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि के कारण सभा एवं समिति जो संस्थाएं थी, इन जनतांत्रिक संस्थाओं के जो अधिकार थे उसमें थोड़ी सी कमी आ गई थी। एक अन्य संस्था भी हमें मिलती है विदत में कुछ महत्वपूर्ण लोगों की एक संस्था थी जिसमें अति महत्वपूर्ण विषयों पर बात की जाती थी, चर्चा की जाती थी, मंथन किया जाता था। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें भू राज्य की स्थापना के साथ अधिकारी तंत्र का विकास हुआ था। राज्य के मुख्य जो पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। रत्निन प्रशासन का वह वर्ग था जो राजा को प्रशासन में सहयोग प्रदान करता था। इन रत्नियों के अतिरिक्त इनकी जो संख्या थी वो कुल संख्या 11 थी और 11 प्रकार के रत्निन मिलकर राजा को प्रशासन में सहयोग देते थे। जैसे इनका हम वर्णन करें, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महर्षि, सूत अर्थात राजा का सारथी, ग्रामणी, शता अर्थात प्रतिहारी, संग्रहिता और भागदूत अर्थात कर को एकत्रित करने वाला, अक्षवाक और पालागल अर्थात राजा का मित्र। इस प्रकार ये 11 रत्निन मिलकर राजा को प्रशासन में सहयोग प्रदान किया करते थे। शासन प्रबंध की अगर हम बात करें तो रत्निन जो वर्ग था वो प्रशासन में राजा को सहयोग प्रदान किया करता था। राज्य में कई प्रकार के दंड विधान भी प्रचलित थे। जैसे जो संपूर्ण ऋग्वैदिक राजनीतिक समाज जो बटा हुआ था, ग्रामीण स्तर पर ग्रामणी का दायित्व छोटे मोटे जो विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा करना होता था और राजद्रोह करने पर, देशद्रोह करने पर, चोरी करने पर सामान्य और विशेष प्रकार के न्याय विधान भी उनके राजनीतिक समाज में प्रचलित थे। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर और व्यापार ये राज्य की प्रमुख आय के साधन थे और इनसे जो कर प्राप्त होता था, जिसको कर को बलि कहा गया है, वह बलि या कर आय का कुल 16वां भाग हुआ करता था। इन करों को एकत्रित करने के लिए भागदूत नामक एक जो अधिकारी था उसका दायित्व ये था कि वो इन करों को वसूल करे और इनको राज्य के कोष में जमा करवाए। तो इस प्रकार इनकी
जो वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति थी। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें कि वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी, किस प्रकार से उनके समाज का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले जो परिवार, जो समाज की एक प्रारंभिक इकाई होती है, परिवार समाज की प्रमुख इकाई थी। और परिवार का जो आकार था, फैमिली का जो रूप था, वो संयुक्त परिवार से, उनका संयुक्त परिवार व्यवस्था ऋग्वैदिक समाज में हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जो परिवार में जो पद था वो पिता का होता था, और पिता अपने परिवार के सभी दायित्वों का निर्वहन भलीभांति किया करता था। पिता की आज्ञा मानना सभी के लिए अनिवार्य था। परिवार के सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। इस प्रकार परिवार में ऋग्वैदिक आर्यों के समाज में पितृसत्तात्मक पक्ष हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, माता को भी उतना ही सम्मान और उतना ही दर्जा प्राप्त था। यानी स्त्री को, जहां हम अधिकारों की बात करें, स्त्री के अधिकारों की बात करें, तो उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार, उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार, ये सभी अधिकार ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को दिए गए थे। यानी पुरुष और महिला को के अधिकारों की अगर बात करें तो महिला के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम नहीं थे। समाज में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जैसा कि मैंने पिछला अभी जिक्र किया है आपको कि समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग कर्म थे। और कर्म आधारित व्यवस्था से ऋग्वैदिक आर्यों के समाज का निर्माण हुआ था। आगे चलकर ये व्यवस्था कालांतर रूप में जटिल हुई और यहीं से भारतीय समाज में एक जाति व्यवस्था का उद्गम कालांतर में आगे चलकर हुआ। ऋग्वैदिक आर्यों के समाज में आश्रम व्यवस्था का जो महत्व था वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था उनके समाज में निर्धारित की गई थी उनके द्वारा। और इसी के आधार पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष के अंतराल में इन आश्रमों को बांटा गया। ऐसा हमारा भारतीय चिंतकों और भारतीय मनीषियों का मानना था कि जो मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मनुष्य की विभिन्न आयु को विभिन्न भागों में बांटकर और उस काल के कर्म अगर निर्धारित किए जाएं तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो उसने सोचा है। अर्थात मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आर्यों ने आश्रम व्यवस्था को भी अपनी संस्कृति, अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए इनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो था वो संन्यास आश्रम था। 0 से 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा या बालक गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वह गृहस्थ आश्रम में गुरु से इजाजत लेकर, आज्ञा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। 25 से 50 वर्ष की जो आयु थी वो गृहस्थ आश्रम की थी। विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था और संतान उत्पत्ति कर विभिन्न प्रकार के जो ऋण उस पर थे, उस ऋणों की मुक्ति के लिए अन्य धार्मिक संस्कारों को संपन्न करते हुए वो उम्र की दराज में आगे बढ़ता था। 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करने के उपरांत वह अन्य जो आश्रम था उस आश्रम वानप्रस्थ अर्थात वन की ओर गमन, जहाँ पर एकांत चिंतन और सांसारिकता से दूर रहते हुए वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। तो 50 से लेकर 75 वर्ष की जो आयु थी वो हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने 75 वर्ष तक मानी है। और 75 वर्ष के बाद में जो चौथा आश्रम अर्थात मृत्यु पर्यंत तक जो आश्रम था वो संन्यास आश्रम था, जिसमें 75 वर्ष से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो तब तक वो आश्रम था। और इसमें मनुष्य संपूर्ण रूप से
अपनी इच्छाओं का दमन कर लेता था। संन्यास अर्थात मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का जो चौथा आश्रम हमारे भारतीय समाज में, वैदिक समाज में जो आर्यों ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत मोक्ष को प्राप्त करना एक परमोच्च उनका लक्ष्य था। समाज में विवाह की जो मान्यता के पीछे विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में माना गया था। 16 प्रकार के संस्कारों में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जिसको संपन्न करने के उपरांत ही जो उसके ऊपर ऋण थे, पितृ ऋण, देव ऋण, इन ऋणों से वह मुक्ति पाता था। विवाह का प्रकार सगोत्र विवाह अर्थात अपने ही गोत्र में विवाह करना आर्यों के समाज में निंदनीय था। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था और विधवा विवाह का भी समाज में प्रचलन होता हमें दिखाई देता है। समाज में विवाह के अवसर पर पिता द्वारा जो अपनी पुत्री को जो धन दिया जाता था, अर्थात दहेज प्रथा भी हमें आर्यों के समाज में विद्यमान होती दिखलाई देती है। इसके अतिरिक्त हम आर्यों के अगर सामाजिक जीवन के रेफरेंस में, जैसे उनकी वेशभूषा क्या थी, तो वेशभूषा में सूती एवं ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों का प्रचलन था। और आर्य 3 प्रकार के जो उनके वस्त्र थे, अधिवास, वास और निवि। अधिवास, वास और निवि, ये 3 प्रकार के जो वस्त्र थे वो पहना करते थे। यज्ञ के अवसर पर रेशमी वस्त्रों को पहना जाता था। इस प्रकार सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का चलन आर्यों के समाज में था। खासकर जब यज्ञ संपादित होते थे तो यज्ञ के अवसर पर मृग चर्म अर्थात हिरण की चमड़ी से जो बनाए गए जो परिधान थे, उन परिधानों को पहनने का चलन भी आर्यों की इस सामाजिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। आर्य आभूषण प्रिय भी थे। जो उनके आभूषण थे वो स्वर्ण, मोती, मणि आदि से निर्मित होते थे। निष्क, मणि, शंख, ललाटिका, कर्णिका आदि तत्कालीन समाज के व्यक्तियों द्वारा धारित किए जाने वाले आभूषण हुआ करते थे। अगर हम आर्यों के सामाजिक जीवन में भोजन की व्यवस्था की बात करें तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी को जो दृष्टिकोण था मांसाहारी होने के पीछे, तो उस मांसाहार को बुरा समझा जाता था। गेहूं, चना, जौ, उड़द, मूंग इत्यादि बने पदार्थ तथा दूध, घी, दही, मधु, शाक, सब्जी इत्यादि खाद्य पदार्थों का वो प्रयोग किया करते थे। सुरा अर्थात शराब के सेवन को बुरा समझा जाता था। इस प्रकार जो उनकी खान पान की जो व्यवस्था थी, आर्यों के अगर हम मनोरंजन